हेलो साथियों, एक और नए जीएस के प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। और ये 27वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो आप समझ पा रहे होंगे, इससे पहले हम 26 सेट्स को कंप्लीट कर चुके हैं। और जैसा कि हमने बताया था कि लास्ट क्लास में हमने अप्रोक्स कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं हम। तो हम अप्रोक्स हम 26 क्लासेस को मिलाकर 600 क्वेश्चन कर चुके हैं। और जैसा कि जो लोग रेगुलर क्लासेस लेते हैं उन्हें पता होगा कि हर क्वेश्चन के आगे हम कुछ की पॉइंट्स लेकर आते हैं, और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं, और उन की पॉइंट्स से कम 2 से 3 प्रश्न बन ही जाते हैं। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमने 1000+ क्वेश्चंस कर चुके हैं अभी तक जीएस के। तो ये एक अच्छी बात है, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी के लिए ये क्वेश्चंस हेल्पफुल रह रहे होंगे परीक्षा की दृष्टि से। और चलिए एक बार फिर से आप सभी से एक और नई क्लास में फिर से स्वागत है आपका। जो लोग पहली बार आए उन्हें बता दें कि एसएससी के हम जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ और सीजीएल और यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस, इन सभी के प्रैक्टिस सेट कराते हैं हम एग्ज़ाम्स के। चलिए क्लास को अब स्टार्ट कर लेते हैं। और वही एक बार फिर से जो लोग पहली बार आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न जो होने वाला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतें माफ़ कीजिएगा के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतें संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे और उन्हें वे शक्तियां और अधिकार प्रदान करेंगे जो स्वशासन की इकाइयों के रूप में उन्हें कार्य करने में सक्षम बनाएंगे। अर्थात दोस्तों, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो अनुच्छेद 40 की बात की जा रही है यहाँ पर, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का प्रश्न है ये। इसमें दोस्तों ग्राम पंचायतों को गठन के बारे में बताया गया है और उनकी शक्तियों के बारे में भी बताया गया है 40 में। ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में है, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको। अनुच्छेद 38 की बात करें तो राज्य लोक कल्याण अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 का समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान बनेगा। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। प्रश्न नंबर 2, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता के सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए? और सीएचएसएल 2023 का प्रश्न है, लेटेस्ट प्रश्न है ये। 43, 44, 42, 45, यानी 43, 44, 42 एंड 45। क्या ऑप्शन सही रहेगा इसका एक बार बताइए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ऑप्शन अनुच्छेद 42। इसकी डिटेल में अगर बात करें तो अनुच्छेद 42 की बात कर लेते हैं। कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का उपबंध तथा मातृत्व राहत और मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायकता का उपबंध, ये अनुच्छेद 42 में बताया गया है 42 में। अनुच्छेद 43 की बात कर लें तो कामगारों और निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का विकास, ये 43 में बताया गया है। एंड 44 की बात कर लें तो नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करना, 44 में है। एंड 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और उनकी देखभाल का उपबंध करना। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इन पर आप मोस्ट इम्पोर्टेंट का टैग जरूर लगा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थितियां उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके यौन उत्पीड़न की रोकथाम और इसके लिए संगठन में व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अर्थात महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? तो 42 की बात कर रहे हैं, जैसा कि अभी हमने लास्ट प्रश्न में भी देखा था। अनुच्छेद 43 की हम बात कर चुके हैं। 43 का की बात कर लेते हैं। उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी हेतु उपयुक्त विधान बनाना।
आर्टिकल 43 वा की में बात कर रहे हैं तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। ये सब जो 42 का है इसे जो इन्हें जोड़ा गया था। 43 खा की बात करें तो सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वतंत्र संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रावधान को बढ़ावा देना। 43 खा की बात करें तो 97 में संविधान संशोधन 2011 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। 44 की बात कर ले तो नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करना है। भारत में गोवा एकमात्र राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। उम्मीद करते हैं आपके लिए काफ़ी प्रश्न बन चुके हैं लास्ट क्वेश्चन से। प्रश्न नंबर 4, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने का निर्देश दिया गया है? 39 में, 40 में, 42 या 41? तो ये भी दोस्तों हमने लास्ट ही पढ़ा है, अभी 42 की बात हो रही है, आर्टिकल 42। इसकी अगर डिटेल में बात करें तो हमने इन सभी का बात कर चुके हैं। वैसे तो 39 की एक बार फिर से बात कर लें तो राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। और 40 की बात करें तो ग्राम पंचायतों का गठन है। 41 की बात करें तो कुछ विशेष दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। आज के जो पांचों प्रश्न हैं जो हिस्ट्री से एक्चुअली पॉलिटी से संबंधित हैं, तो वो सभी मेरे हिसाब से नागरिकता से संबंध ही है, नहीं सॉरी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित हैं। मैंने लास्ट की क्लासेस में ये भी बताया है कि किस किस आर्टिकल में के अंतर्गत आते हैं ये नीति निर्देशक सिद्धांत। तो प्लीज़ कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि ये किस आर्टिकल्स के अंतर्गत आते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43B में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 44वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया था। ये आजीविका के अधिकार के से संबंधित है। इसे 2002 में शामिल किया गया था। यह सहकारी संगठन से संबंधित है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल आंसर है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। जैसा कि हम लास्ट क्वेश्चन में बात करते भी आए इसके बारे में, यह सहकारी संगठन का से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43B में सहकारी समितियां या संगठन के उन्मूलन से संबंधित उल्लेख मिलता है। इस अनुच्छेद को 97 में संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा मूल संविधान में शामिल किया गया था। अब हम प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं और 6 की बात कर लें तो प्रश्न नंबर 6, चलिए प्रश्न नंबर 6 की तरफ आते हैं। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है? सातवाहन, गुप्त, मौर्य, वर्धन। और आपने देख लिया होगा ये CGL का प्रश्न है, CGL 2023 का है, लेटेस्ट प्रश्न है, ज़्यादा पुराना नहीं है, ना कोई सोचे कि पुराने प्रश्न लेकर आए हैं। तो गुप्त वंश की बात हो रही है जहाँ पर सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। और डिटेल में देखते हैं किस तरह से कहाँ मिलता है। गुप्तकाल में स्त्रियों की दशा में पहले की अपेक्षा गिरावट हुई थी। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण गुप्त काल में भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख यानी 510 ईसा पूर्व में जो था, इससे मिलता है। यह अभिलेख मध्य प्रदेश में स्थित है। 3 क्वेश्चन आपके बन चुके हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 7, प्राचीन भारत के किस कवि ने मेघदूत की रचना की थी? हरिसेन ने, वेदव्यास ने, रवि कीर्ति ने या कालिदास ने? मेघदूत की बात हो रही है, तो मेघदूत कालिदास जी की रचना है। कालिदास की और भी रचनाएं हैं, उनकी भी बात करेंगे हम। कालिदास जी की प्रमुख रचनाओं की बात कर लें तो अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी रचना है। विक्रम मौर्य विषयम इनकी रचना है। मालविकाग्नि मित्रम इनकी रचना है। कुमार संभव इनकी रचना है। मेघदूत है और
ऋतु संहार इनकी रचना है। प्रश्न नंबर 8, दिल्ली के प्रसिद्ध और लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? गुप्त, पल्लव, मौर्य या पुष्यभूति? तो लौह स्तंभ यानी दिल्ली के लौह स्तंभ की बात हो रही है, तो ये गुप्त वंश के शासकों ने करवाया था। किस शासक ने करवाया था उसकी भी बात करेंगे। दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ महरौली के लौह स्तंभ की बात हो रही है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, हम बताएंगे जरूर किसने करवाया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश या गुप्त काल का एक प्रतापी शासक था। गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के प्रथम के शासनकाल में हुई थी। अर्थात जो कुमारगुप्त प्रथम थे गुप्त साम्राज्य के, उनके शासनकाल में हुई थी नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत। प्रश्न नंबर 9, दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? दंतीदुर्ग, गोपाल, नागभट्ट, विजयालय? विजयालय किस वंश के संस्थापक हैं उनकी बात करेंगे एक बार। ये चोल वंश के हैं। और गोपाल दोस्तों पाल वंश के हैं। और दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हैं। और सीपीओ 2022 का प्रश्न है ये। चलिए आगे बढ़ लेते हैं एक बार। दंतीदुर्ग को राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक माना जाता है। राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत रहा करती थी उस समय। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण एक द्वारा करवाया गया था। वो इसी साम्राज्य यानी इसी वंश के शासक थे। ध्रुव प्रथम राष्ट्रकूट राजा थे जिसने कन्नौज के लिए त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लिया था। आगे देखते हैं। आद्य पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणितासार और संग्रह के रचयिता की बात करें तो महावीराचार्य थे। अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे ये सभी। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि ले ली थी। राष्ट्रकूटों के महान शासक कृष्ण तृतीय के दरबार में कन्नड़ कवि पौन्न रहते थे। पौन्न का नाम आपने काफी सुना होगा। प्रश्न नंबर 10, त्रिपक्षी संघर्ष की बात करें तो जिसने कन्नौज त्रिपक्षी संघ के रूप में भी जाना जाता है। 8वीं से 9वीं शताब्दी में 3 महान भारतीय राजवंशों में से किसके बीच लड़ा गया था? क्या चरत किसके बीच हुआ था? ऑप्शंस की बात कर लें। पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट, चोल प्रतिहार राष्ट्रकूट, पांड्य प्रतिहार राष्ट्रकूट या परमार, चौहान या गढ़वाल? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था ये संघर्ष त्रिपक्षीय। त्रिपक्षी संघर्ष का कन्नौज त्रिपक्षी संघर्ष 3 बड़ी शक्तियों यानी पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के मध्य लगभग 200 वर्ष तक चला था। यह संघर्ष कन्नौज पर अधिकार को लेकर था। त्रिपक्षी संघर्ष के अंत में गुर्जर प्रतिहारों ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। वत्सराज प्रथम यानी प्रतिहार शासक थे जिसने त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लिया था। प्रश्न नंबर 11, आम्र बौछार या आम वर्षा किसे कहते हैं? इसकी बात कर लें। ये सीपीओ 2023 का प्रश्न है। और चक्रवात, जेट प्रवाह, पूर्व मानसूनी वर्षा या तूफान? आम्र बौछार या आम्र वर्षा किसे कहते हैं? तो पूर्वी जो मानसूनी वर्षा है उसे आम्र वर्षा या आम्र बौछार कहते हैं। आम्र वर्षा मानसून से पहले की वर्षा होती है जो पूर्व मानसूनी वर्षा कहते हैं।
समय इसका अप्रैल में होता है, स्थान केरल व कर्नाटक में होती है ज़्यादा। नोट की बात कर लें एक, तो यह वर्ष आमों के जल्दी पकने का कारण होता है, अर्थात यह वर्षा जो होती है वो आमों की जल्दी पकती है, आम इसमें जल्दी पक जाते हैं, इसलिए इसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। इसलिए पूर्व मानसून को आम वर्षा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 12। उत्तर पश्चिमी यूरोप, अमेरिका के पश्चिमी तट, कैलिफोर्निया के उत्तरी, दक्षिणी चिली और दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप, उत्तर पश्चिमी यूरोप, अमेरिका के पश्चिमी तट, कैलिफोर्निया के उत्तर में और दक्षिण चिली और दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये कुछ स्थान दिए हुए हैं और इनमें हमें बताना है कि यहाँ पर किस तरह की जलवायु पाई जाती है। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी ऑप्शन की बात कर लें तो समुद्री पश्चिमी तट जलवायु ये पाई जाती है यहाँ सभी जगह, और CPO 2023 का प्रश्न है ये भी। किसी स्थान विशेष पर 30 वर्ष या इससे भी अधिक समय तक मौसम की औसत स्थिति जलवायु कहलाती है। पृथ्वी के मुख्य जलवायु कटिबंध हैं और उष्णकटिबंधीय है, शीतोष्णकटिबंधीय है और क्या नाम है, शीतकटिबंधीय जलवायु। ये 3 तरह की जलवायु पाई जाती है पृथ्वी पर मुख्यतः। प्रश्न नंबर 13। वर्तमान में पृथ्वी की जलवायु डैश मानी जाती है? 3.5 वर्ष, 4 अरब वर्ष और 4.5 अरब वर्ष या 5 अरब वर्ष। तो 4.5 अरब वर्ष पुरानी मानी जाती है पृथ्वी पर जलवायु की आयु। पृथ्वी की आयु माफ कीजिएगा, पृथ्वी की एज की बात की जा रही है, आयु की। तो 4.5 अरब वर्ष मानी जाती है। विभिन्न वैज्ञानिक शोध एवं निष्कर्षों के आधार पर पृथ्वी की औसत आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष मानी जाती है। रेडियो यूरेनियम विधि से पृथ्वी की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो भी चंद्रमा है। प्रश्न नंबर 14। मुख्य नहर के जल स्तर के नीचे की कृषि, जो कृषि भूमि होती है, उसका निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? लिफ्ट प्रणाली, प्रवाह प्रणाली, बाड़बंदी या कमांड क्षेत्र। कमांड क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम। जो मुख्य नहर के जल स्तर के नीचे की कृषि भूमि होती है वो कमांड क्षेत्र का निर्माण करती है। जिस क्षेत्र में नहर सिंचाई का पानी गुरुत्वाकर्षण द्वारा बहता है उसे कमांड क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अतः मुख्य नहर के जल स्तर के नीचे की कृषि भूमि कमांड क्षेत्र का निर्माण करती है। और लिफ्ट सिंचाई की बात कर लें तो लिफ्ट सिंचाई जो प्रणाली है, खेत की निचली सतह से लेकर उच्च सतह तक पंप द्वारा सिंचाई करना, तो इसे कहते हैं लिफ्ट सिंचाई प्रणाली। प्रश्न नंबर 15। किस प्रकार की वर्षा में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दिशा दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दिशा वामावर्त रखते हुए उच्च दबाव वाले क्षेत्र से बहकर बाहर की ओर जाती हैं अर्थात चलती हैं? पर्वत विज्ञान, चक्रवात, संवहन या प्रतिचक्रवात। CPO 2023 का प्रश्न है ये। उम्मीद करते हैं आप सभी को थोड़ा सा तो अंदाजा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहे हैं, प्रतिचक्रवात, ये इसका सही उत्तर है। चक्रवात के विपरीत दिशाओं में विशेषताओं वाली वायु परिसंचरण प्रणाली यानी प्रतिचक्रवात कहलाती है। प्रतिचक्रवात के केंद्र में उच्च दाब तथा बाहर की ओर उपेक्षाकृत निम्न वायुदाब का क्षेत्र होने के कारण हवाएं केंद्र से परिधि की ओर बहती हैं, अर्थात केंद्र से बाहर की ओर बहती हैं। कहने का तात्पर्य ये है, यानी चक्रवात में जिस तरह की हवा चलती है उसी की बात की जा रही है। प्रतिचक्रवात वायु में हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणावर्त एवं दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त होती है। प्रश्न नंबर 16। भारत में गरीबी रेखा का सामान्य रूप से नमूना सर्वेक्षण है।
अर्थात सर्वेक्षण करके डैश अनुमान लगाया जाता है? हर 8 साल में, हर 5 साल में, 10 साल में या 7 साल के बाद? तो ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। हर 5 साल में इसका अनुमान लगाया जाता है, यानी सर्वे किया जाता है। भारत में गरीबी रेखा का अनुमान प्रत्येक 5 साल के सामान्य रूप से राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन करता है, जिसकी स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न नंबर 17, हेड काउंट की बात कर रहे हैं, व्यक्ति की संख्या, अर्थात जो हेड यानी सिरों की जो जनसंख्या, एक्चुअल में सिरों की जो गणना है वो की गई है। अनुपात का उपयोग, अर्थात हेड काउंट अनुपात का उपयोग को मापने के लिए किया जाता है। गरीबी, साक्षरता, अंतर्राष्ट्रीय देशांतर या कृषि? व्यक्तियों की संख्या से बात हो रही है अर्थात, तो इसका उपयोग किया जाता है गरीबी मापने के लिए। और ये MTS का प्रश्न है, मल्टीटास्किंग सर्विसेज का, तो इसकी 2022 का प्रश्न है ये MTS का। हेड काउंट की बात करते हैं। अनुपात गरीबी को मापने के लिए किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में ज़्यादातर शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। जब शिक्षित लोगों को रोजगार नहीं मिलता तो उन्हें शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। जैसा कि आजकल भारत में बहुत ज़्यादा ये बेरोजगारी फैली हुई है। प्रश्न नंबर 18, सरकार द्वारा डैश से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना यानी AAY अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी। गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी या पर्यावरण दुर्दशा? तो इसकी भी बात कर लें तो ये भी गरीबी से लड़ने के लिए ही शुरू की गई थी, अंत्योदय अन्न योजना। ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है और हमने जो योजनाओं से संबंधित क्लासेस बनाई थी उनमें ये नहीं ले पाई थी क्योंकि ये काफ़ी पुरानी है। पुरानी क्या दोस्तों, ये अब मेरे हिसाब से यूज़ में किसी काम से आती नहीं है। भारत सरकार द्वारा गरीबी से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2000 को आरंभ की गई थी। तो 2000 को आरंभ की गई थी, तो आप समझ सकते हैं कितनी पुरानी है और ये किस सरकार ने स्टार्ट की होगी, ये अंत्योदय अन्न योजना। गेहूं 3 रुपये प्रति किलो, चावल 2 रुपये प्रति किलो। और ये वही है दोस्तों जो मोदी जी अभी प्रधानमंत्री जी हमारे इसका गुणगान करते हैं कि हमने फ्री अनाज बांटा है। दोस्तों 3 रुपये प्रति किलो और 2 रुपये प्रति किलो चावल, ये इससे ज़्यादा बेचा नहीं जा सकता है। ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम में वर्णित है। ये आप फ्री में भी दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, कहने का तात्पर्य ये है। अंत्योदय अन्न योजना की बात करें तो लागू करने वाला पहला जो राज्य था वो था राजस्थान। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पारित किया गया था इसे। तो मैंने जैसा कि बता दिया है आपको सब कुछ, तो आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 19, यदि किसी व्यक्ति ने जनगणना से पूर्व यदि किसी व्यक्ति ने जनगणना से पूर्व वाले वर्ष में डैश महीनों में कम समय तक के लिए काम किया और तो उसे सीमांत रोजगार वाला व्यक्ति कहा जाएगा। अच्छा, कितने महीने के लिए उसने काम किया हो तो उसे सीमांत रोजगार वाला व्यक्ति कहा जाएगा? तो 12 महीने, 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने? इसका उत्तर है सी, 6 महीनों की बात हो रही है। MTS 2022 का प्रश्न है ये। भारत की जनगणना के अनुसार मुआवजे, मजदूरी या लाभ के साथ या बिना किसी आर्थिक रूप से उत्पादक गतिविधि में भागीदारी के रूप में परिभाषित कार्य में लगे सभी व्यक्ति श्रमिक हैं। श्रमिकों को परिभाषित किया है, तो आप देख सकते हैं ये आगे दिया गया किस तरह के व्यक्ति श्रमिक कहलाते हैं। और जिस व्यक्ति ने जनगणना के पूर्व वाले वर्ष में 6 महीने से कम समय के लिए 183 दिनों से कम समय के लिए कार्य किया हो उन्हें सीमांत श्रमिक कहते हैं। यदि अब आपसे अगर पूछा जाए सीमांत श्रमिक क्या होते हैं तो आप कह दीजिएगा जिस व्यक्ति ने जनगणना वाले वर्ष से पूर्व में 6 महीने से कम या 183 यानी 183 दिनों से कम में काम किया हो तो उसे सीमांत श्रमिक कहा जाएगा। प्रश्न नंबर 20, आय या खपत के स्तर के आधार पर गरीबी का मापन करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सामान्य शब्द हैं निर्धनता रेखा, सामाजिक
अपवर्जन, संवेग्यता या निर्धनता परिकल्पना। माफ कीजिए, प्राक्कलन, निर्धनता प्राक्कलन। तो इसके आंसर की बात कर लें तो निर्धनता रेखा इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। और आज के सभी जो इकोनॉमिक्स के प्रश्न हैं वो एमटीएस से ही संबंधित थे। गरीबी निर्धनता की बात करें, गरीबी या निर्धनता, इस रेखा का निर्धारण नीति आयोग द्वारा नेशनल नेशनल सैंपल स्टैटिस्टिकल की बात कर रहे हैं, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका पूरा नाम है NSSO, यानी नेशनल सैंपल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक फुल फॉर्म हो गई आपके लिए। उपलब्ध कराए जाने वाले आंकड़ों पर आधारित किया जाता है। दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में गरीबी का आकलन किया है। तो आप देख पा रहे हो, एक प्रश्न ये भी होगा, दादाभाई नौरोजी जी की पुस्तक थी पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, और ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। पुस्तक भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए, आज की क्लास के अगर आपको सभी प्रश्न अच्छे लगे हैं या आपके किसी भी तरह से काम आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपके लिए ये सभी सेशंस जितने भी हम लेते हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते होंगे। तो यदि आपको कोई और भी समस्या है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। इसी तरह से हम आपके लिए रेगुलर प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। तो चलिए, आप सभी से एक बार फिर से विदा लेते हैं। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।